हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एपीसी एकेडमी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एचपी टेट दिसंबर 2022 नॉन मेडिकल में पूछे गए साइकोलॉजी सेक्शन के अंडर क्वेश्चंस को। तो हमने पहली वीडियो में डिस्कस किया है साइकोलॉजी का फर्स्ट पार्ट, जिसमें हमने डिस्कस किए हैं हमारे 15 क्वेश्चन, और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं साइकोलॉजी का सेकंड सेक्शन जो एचपी टेट नॉन मेडिकल दिसंबर 2022 के एग्जाम में पूछा गया था। और इसमें भी हम डिस्कस करने वाले हैं रिमेनिंग 15 क्वेश्चन, जिसमें हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन रहता है इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग मोटिवेशन, अधिगम की प्रक्रिया में पुनर्बलन क्या है। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन दिए गए थे शार्पनेस द मेमोरी ऑफ लर्नर्स, सेकेंड ऑप्शन है डिफरेंशिएट न्यू लर्निंग फ्रॉम ओल्ड लर्निंग, थर्ड ऑप्शन है मेक्स लर्नर्स अनडायरेक्शनल थिंक, एंड फोर्थ ऑप्शन इज योर क्रिएट्स इंटरेस्ट फॉर लर्निंग अमंग लर्नर्स। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन राइट आंसर इज योर क्रिएट इंटरेस्ट फॉर लर्निंग अमंग यंग लर्नर्स, छात्रों में अधिगम के प्रति रुचि पैदा करता है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर हम बात करें तो मोटिवेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन लर्निंग। मोटिवेशन अधिगम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करता है, क्योंकि ये लर्नर को लर्निंग के लिए क्या करता है, तैयार करता है। मोटिवेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो लर्नर और इन्वायरमेंट के बीच में एक अंतःक्रिया को शामिल करता है। लर्नर और इन्वायरमेंट के बीच में जब एक अंतःक्रिया शामिल होती है तो एक लर्नर जो है वो अपनी लर्निंग के लिए पूरी तरह से क्या होता है, मोटिवेट होता है। और मोटिवेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी वजह से लर्नर की जो लर्निंग है वो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास रहता है दैट इज योर एजुकेशन इज अ ट्रायापोलर प्रोसेस। हियर ट्रायापोलर इंक्लूड, पूछा गया है कि एक शिक्षा जो है वो एक त्रिपोलर प्रक्रिया है, और यहां त्रिपोलर में क्या शामिल है। तो यहां पर हमारे पास त्रिपोलर के लिए कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं, दैट इज योर टीचिंग, ट्रेनिंग एंड इंस्ट्रक्शन। सेकंड दिया गया है कंटेंट, स्टूडेंट्स एंड टीचर। थर्ड दिया गया है लाइफ लॉन्ग, कॉन्टिन्यूअस एंड डायनेमिक, एंड फोर्थ इज योर नन ऑफ अबव। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन राइट आंसर इज योर कंटेंट, स्टूडेंट एंड टीचर, सामग्री, शिक्षक और छात्र। इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा और ज्यादा डीप लेके जाए तो पहले एजुकेशन को क्या कहा गया है, ट्राइपोलर प्रोसेस कहा गया, जिसके अंडर क्या कहा गया कि जो एजुकेशन है बायोपोलर प्रोसेस है और इसके अंदर दो पोलर आते हैं। इसके दो पोल हैं, एक टीचर है और दूसरा कौन सा है, स्टूडेंट है। और उसके बाद ब्लूम्स ने इस प्रोसेस को रिवाइज किया और कहा कि एजुकेशन क्या है, एक ट्राइपोलर प्रोसेस है जिसके अंदर कितने पोल आते हैं, हमारे पास 3, 2 हमारे पास सेम रहेंगे एज इट इज, दैट इज योर टीचर, और सेकंड वन इज योर स्टूडेंट। बट इन दोनों को जो चीज जोड़े रखेगी दैट इज कॉल्ड कंटेंट, जिसकी वजह से ये दोनों इंटरेक्ट करेंगे। दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन होगी वो क्या होगा, आपका कंटेंट होगा, मटेरियल होगा। इसको हम बोल सकते हैं करिकुलम। ऑप्शन भी आपको एग्जाम में नेक्स्ट टाइम मिल सकता है, या आपको नेक्स्ट टाइम जो है वो सोशल इन्वायरमेंट भी मिल सकता है। तो ये बात आप लोगों ने ध्यान रखनी है, हमेशा एक ही ऑप्शन अवेलेबल नहीं हो सकता है। ट्राइपोलर के अंदर जो है वो 3 चीजें शामिल है, टीचर, स्टूडेंट एंड कंटेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर फ्राइड एम्फेसाइज द रोल ऑफ इन शेपिंग। फ्राइड ने आकार देने में डैश भूमिका पर जोर दिया, फ्री विल, ग्रुप इन्फ्लुएंस, अनकॉन्शियस डिजायर एंड हार्मोन्स। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन राइट आंसर इज योर अनकॉन्शियस डिजायर। सिगमंड फ्राइड ने अपनी थ्योरी साइको एनालिटिक एक थ्योरी दी है इन्होंने पर्सनैलिटी के ऊपर। और जब इन्होंने पर्सनैलिटी के ऊपर ये थ्योरी अपनी दी थी तो इन्होंने कहा कि एक व्यक्ति जो होता है, एक पर्सन जो होता है, वो सबसे ज्यादा एम्फेसाइज अपनी कौन सी डिजायर्स के ऊपर करता है, अनकॉन्शियस डिजायर्स। अनकॉन्शियस डिजायर्स को एक तरह से कहेंगे अचेतन इच्छाएं। इसका मतलब है अचेतन इच्छाओं का मतलब जो क्या हो जाती है, कभी भी पूरी नहीं होती है जब तक एक ह्यूमन बीइंग क्या होता है, जीवित होता है। तो जब तक वो जीवित है तब तक वो अपनी हर अचेतन इच्छा को पूरा करने की क्या करता है, कोशिश करता है। लेकिन जब उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो ये अनकॉन्शियस डिजायर उसी के साथ क्या हो जाती हैं, कंप्लीट हो जाती हैं। तो कभी भी आपको सिगमंड फ्राइड के अकॉर्डिंग अगर इस क्वेश्चन को पूछा जाए, मैक्सिमम टाइम ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है एग्जाम में, तो इन्होंने सबसे ज्यादा फोकस किया है अपनी साइकोएनालिटिक थ्योरी में अनकॉन्शियस डिजायर्स के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास रहता है दैट इज योर मोस्ट ह्यूमन बिहेवियर। अधिकांश मानव व्यवहार जो शो होता है वो किस वजह से होता है, ठीक है। तो यहां पर इसके रिगार्डिंग हमें कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, कैन बी इजीली एक्सप्लेन्ड, हैज मल्टीपल काउजेस, स्टेम्स फॉर अनकॉन्शियस डिजायर्स एंड डिपेंड्स ऑन सोशल इन्फ्लुएंस। तो यहां पर हमारे पास जो राइट आंसर रहेगा दैट इज योर हैज मल्टीपल काउजेस।
अगर हम प्रैक्टिकली इस आंसर के बेस पे सोचें तो हमारा जो व्यवहार होता है वो किसी एक पर्टिकुलर रीजन पर डिपेंड नहीं करता है। दैट हैव मैनी रीजंस, जिसके बेस पे हम अपने व्यवहार को क्या करते हैं, शो करते हैं कि वो पॉजिटिव भी हो सकता है और वो नेगेटिव भी हो सकता है। क्लियर? तो अगर आपको पूछा जाए कि ह्यूमन बिहेवियर किसके ऊपर डिपेंड करता है या किस तरह से वो व्यवहार करता है, तो इसके डिफरेंट काउजेज जो है वो अवेलेबल हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर, according to the Piaget, 4 basic elements in development are. First option is your maturation and experience. Second is your integration, continuation, development, maturation. Third is your both A and B, and fourth is your none of above. तो right answer हमारे पास रहता है, that is your first option, maturation, experience, equilibration and social transmission. सिंपल सी बात है कि जब पियाजेट ने कहा है कि अपनी थ्योरी उन्होंने दी है कि बच्चे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा वो टोटली डिपेंड होगा किसके ऊपर, इन्वायरमेंट के ऊपर। इन्वायरमेंट के साथ उसका इंटरेक्शन होगा, वहीं पर वो मैच्योर होगा, वहीं से उसे अनुभव मिलेंगे और वहीं पर उसके जो नॉलेज है और जो उसका सोशल ट्रांसमिशन है उसके बीच में एक बैलेंस जो है वो क्रिएट होगा। तो जहां पर भी आपको, अब यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता था क्योंकि यहां पर भी मैच्योरेशन है, यहां पर भी आपका मैच्योरेशन दिया गया है, बट एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि इक्विलिब्रेशन की बात जब की जाती है तो वो पियाजेट ने अपनी थ्योरी में ही की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइकोलॉजिकल लर्निंग थ्योरी? निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक शिक्षण सिद्धांत नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन इज योर इनसाइट थ्योरी, सेकेंड इज योर कॉग्निटिव फील्ड थ्योरी, थर्ड वन इज योर मेंटल डिसिप्लिन एंड फोर्थ वन इज योर रेनफोर्समेंट थ्योरी। According to the question, right answer is your mental discipline. It means third option is the right answer. बाकी के ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो इनसाइट थ्योरी, कॉग्निटिव फील्ड थ्योरी एंड रेनफोर्समेंट थ्योरी, ये सारे ही हमारे जो हैं वो लर्निंग सिद्धांत हैं। किसको छोड़कर? लर्निंग थ्योरीज हैं, एक्सेप्ट थर्ड ऑप्शन, एक्सेप्ट मेंटल डिसिप्लिन। इसको छोड़कर जो सारी थ्योरीज हैं हमारी, वो सारी कैसी थ्योरीज हैं? मनोवैज्ञानिक शिक्षण सिद्धांत है, साइकोलॉजिकल लर्निंग थ्योरीज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज इज एसोसिएटेड विद लॉ ऑफ इफेक्ट? थॉर्नडाइक थ्योरी, हल्स थ्योरी, वॉटसन थ्योरी, बीएफ स्किनर थ्योरी। राइट ऑप्शन इज योर थॉर्नडाइक्स थ्योरी। राइट ऑप्शन इज योर थॉर्नडाइक्स थ्योरी। थॉर्नडाइक के बारे में अगर हम बात करें तो थॉर्नडाइक ने लॉज ऑफ लर्निंग को दिया है। एक क्वेश्चन तो डायरेक्ट आपका यहां से बनता है कि लॉज ऑफ लर्निंग किसने दिए हैं, ठीक है। दूसरा बनता है कि लॉज ऑफ लर्निंग को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया? तो लॉज ऑफ लर्निंग को प्राइमरी और सेकेंडरी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जहां से प्राइमरी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन आपका रहता है। ऑल्सो अब सेकेंडरी लॉ से भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे हैं। तो फिलहाल अगर हम बात करें प्राइमरी की तो इसके अंदर हमारे पास 3 लॉ आते हैं और 3 लॉ में सबसे पहला आता है लॉ ऑफ रेडीनेस, सेकेंड लॉ आता है लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ एक्सरसाइज एंड थर्ड वन आता है आपके पास लॉ ऑफ इफेक्ट। तो यहां पर आपको क्वेश्चन पूछा गया था कि लॉ ऑफ इफेक्ट इज एसोसिएटेड विद, तो राइट ऑप्शन इज योर थॉर्नडाइक्स थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर, टीचिंग इज एन इंटरेक्टिव प्रोसेस हु हैज डिफाइंड इट? शिक्षण एक इंटरेक्टिव प्रक्रिया है, जिसने इसे परिभाषित किया है वो कौन है? तो यहां पर भी अगेन हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हैं, जिसमें फर्स्ट वन है एम.एल. गेस, एडमंड एमिंडर, एच.सी. मॉरिसन एंड नेड ए फ्लैंडर्स। तो राइट ऑप्शन इज योर फोर्थ ऑप्शन, नेड ए फ्लैंडर्स ने इस डेफिनेशन को दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफेंस मैकेनिज्म्स आर क्रिएटेड बाय? फर्स्ट ऑप्शन इज माइंड, ईगो, एटीट्यूड, बिहेवियर। राइट ऑप्शन इज योर ईगो। राइट ऑप्शन इज योर ईगो। अगर हम यहां पर बात करें डिफेंस मैकेनिज्म की तो ये जनरली दिए गए हैं सिगमंड फ्राइड के द्वारा। ये किसके द्वारा दिए गए हैं? सिगमंड फ्राइड के द्वारा, और इनको कहा जाता है रक्षा तंत्र, मतलब रक्षा युक्तियां। और सिगमंड फ्राइड ने कहा कि ये रक्षा तंत्र तब अपनाए जाते हैं जब एक पर्सन जो है वो डिप्रेशन से दूर रहना चाहता है, मतलब डिप्रेशन को दूर करना चाहता है, वांट टू रिमूव डिप्रेशन, ठीक है। और डिप्रेशन से बचना या खुद को सेफ रखना, उसके लिए जो हम तंत्र अपनाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? डिफेंस मैकेनिज्म उन्हें कहा जाता है। और ये जो हमारे डिफेंस मैकेनिज्म दिए गए हैं वो 2 तरह के हैं, पॉजिटिव भी हैं और नेगेटिव भी हैं। यहां से भी हमेशा आपके टेट में क्वेश्चन पूछा जाता है, दीज आर ऑल्सो
इंपॉर्टेंट फॉर योर एचपी टेट एग्जाम। तो यहाँ पर अगर हम बात करें राइट ऑप्शन की, तो राइट ऑप्शन है ईगो। और ये क्यों है? क्योंकि सिगमंड फ्राइड ने कहा कि जब एक पर्सन जो है वो अपने डिप्रेशन को रिमूव करता है तो उसका सबसे बड़ा जो हथियार होता है वो उसका ईगो, मतलब वो खुद को हमेशा जो है वो सेफ रखता है और हमेशा खुद को सबसे ऊपर रखता है। बाकी की जो भी बहाने हैं उनको वो क्या करता है, खुद को सेफ रखने के लिए यूज करता है, मतलब हर तरह से खुद को क्या रखेगा, सेफ और सबसे ऊपर रखेगा। तो ये किसकी वजह से पॉसिबल है? ईगो की वजह से पॉसिबल है, इसलिए डिफेंस मैकेनिज्म आर क्रिएटेड बाय ईगो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर which method helps to study children with special needs? First one is your historical, second is your case study, third one is your descriptive, and fourth one is your experimental method. Right option is your case study method. Case study method का यूज किया जाता है किसी भी बच्चे के विशेष आवश्यकता वाले अध्ययनों को स्टडी करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है हमारे पास, दैट इज योर इन साइकोलॉजी केस स्टडीज आर यूज्ड। अभी हमने प्रीवियस बात की, केस स्टडी का यूज किया जाता है बच्चे के अध्ययन के लिए, और यहां पर सेम क्वेश्चन केस स्टडी से फिर से नॉन मेडिकल के एग्जाम में पूछा गया था। इन साइकोलॉजी केस स्टडीज आर यूज्ड टू, किसके लिए इसको यूज किया जाता है, क्या अध्ययन करना होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है शो इंपॉर्टेंस ऑफ केस स्टडी, assess individual heritability, और third one is your draw journal conclusion about the behavior of the client, and fourth is your draw conclusion about individual behavior on the basis of group finding. तो right option is your third option, draw journal conclusion about the behavior of the client. केस स्टडी मेथड का यूज किया जाता है ग्राहक के या क्लाइंट हम बोल सकते हैं किसी भी बच्चे के व्यवहार के बारे में सामान्य निष्कर्ष निकालने के लिए। अगर कोई व्यवहार जो है वो नेगेटिव बिहेवियर शो कर रहा है, यह हर समय वही रहता है, तो केस स्टडी क्या करता है, उसकी हिस्ट्री को सर्च करता है, उसकी हिस्ट्री को स्टडी करता है, तब जाके उसके ऊपर एक प्रेजेंट कंक्लूजन जो है वो तैयार किया जाता है उसके व्यवहार के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास रहता है, द वे वी परसीव अवर सेल्व्स एंड द आइडियाज वी होल्ड अबाउट अवर कॉम्पिटेंसीज एंड एट्रीब्यूट्स इज कॉल्ड। हम जिस तरह से खुद को, अपनी दक्षताओं और विशेषताओं को देखते हैं उसे क्या कहा जाता है? ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन है सेल्फ एफिकेसी, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड सेल्फ रेगुलेशन। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हमारे पास रहता है दैट इज योर सेल्फ कॉन्सेप्ट। सेल्फ कॉन्सेप्ट का मतलब है कि एक व्यक्ति क्या करता है, खुद को ऑब्जर्व करता है। ठीक है, खुद को ऑब्जर्व करता है, खुद के अंदर पॉजिटिव क्वालिटीज या नेगेटिव क्वालिटीज को जब वो क्या करता है, ऑब्जर्व करता है, उनको स्टडी करता है, अपनी कमियों को जानता है, अपने अंदर अच्छी चीजों को ऑब्जर्व करता है, उनका परसेप्शन करता है, तो उसे क्या कहा जाता है, सेल्फ कॉन्सेप्ट। मतलब आत्म अवधारणा, खुद के बारे में एक कॉन्सेप्ट तैयार करना जो है वो सीखता है या उसे तैयार करता है, वो किसके अंडर आता है, आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट के अंडर आता है, जिसके अंदर एक व्यक्ति खुद को, अपनी दक्षताओं और विशेषताओं को शामिल करता है या उसे देखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? हु इज एफिशिएंट इन हिज वर्क इज मेंटली हेल्दी। जो अपने काम में कुशल है वह मानसिक रूप से स्वस्थ है। दूसरा आता है, ओवर प्रोटेक्टिंग द चाइल्ड काउज अब नॉर्मल मेंटल हेल्थ। बच्चे को अति संरक्षित करना असामान्य मानसिक स्वास्थ्य का कारण बनता है। तीसरा, टू मच कॉम्पिटिशन इन स्कूल काउज बेटर मेंटल हेल्थ। स्कूल में बहुत अधिक प्रतिस्पर्धा बेहतर मानसिक स्वास्थ्य का कारण बनती है। फोर्थ आता है, द टीचर हु फील्स इनसिक्योर इज हैविंग पुअर मेंटल हेल्थ। तो इन चारों में से आपको एक असत्य स्टेटमेंट को जो है वो चुनना था। तो यहां पर हमारे पास राइट ऑप्शन है, दैट इज योर थर्ड ऑप्शन, दैट इज योर टू मच कॉम्पिटिशन इन स्कूल काउजेज बेटर मेंटल हेल्थ। स्कूल में बहुत अधिक प्रतिस्पर्धा बेहतर मानसिक स्वास्थ्य का कारण बनता है। ठीक है, तो अगर बहुत ज्यादा कंपटीशन स्कूल में हो रहा है तो ये कोई मेंटल हेल्थ के बढ़ने का कोई रीजन नहीं है, क्योंकि स्पर्धा तो तब होगी अगर बच्चा जो है वो मेंटली क्या होगा, हेल्दी होगा। ठीक है, तो असत्य जो बात है इसमें से जो वो है आपका थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 14th आपके पास, अ टीचर शुड मेक अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड एंड the potentialities of a student, which of the following field is related to this objective। एक शिक्षक को अपने छात्रों की क्षमता और समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य से संबंधित है? फर्स्ट है मीडिया साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी, एजुकेशनल सोशियोलॉजी या सोशल फिलोसफी। राइट आंसर इज योर एजुकेशनल साइकोलॉजी। इट मीन्स सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंडर एक टीचर और स्टूडेंट के बीच में एक इंटरेक्शन जो है वो तय होता है।
टीचर और स्टूडेंट का एक रिलेशनशिप जो है वो फॉर्म होता है, जहां पर एक टीचर जो है वो अपने स्टूडेंट की एबिलिटीज को क्या करता है, ऑब्जर्व करता है, एबिलिटीज को ऑब्जर्व करता है, उनको समझने की कोशिश करता है और उसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट को एजुकेशन देने के लिए तैयार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दैट इज योर, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी फॉर लर्निंग। जीन पियाजेट के अनुसार सीखने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इज योर एक्टिव एक्सप्लोरेशन ऑफ द इन्वायरमेंट बाय द लर्नर, सेकंड इज योर ऑब्जर्विंग द बिहेवियर ऑफ एडल्ट, थर्ड वन इज योर बिलीफ इन एमिनेंट जस्टिस एंड फोर्थ वन इज योर रेनफोर्समेंट बाय टीचर्स एंड पेरेंट्स। राइट ऑप्शन इज योर एक्टिव एक्सप्लोरेशन ऑफ द इन्वायरमेंट बाय द लर्नर। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर हम बात करें तो आप लोगों ने हमेशा ध्यान रखना है कि जीन पियाजेट ने कहा है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑलवेज डिपेंड ऑन इन्वायरमेंट। जहां पर भी इस तरह से आपको कभी एग्जाम में ऑप्शन मिल जाए रिगार्डिंग पियाजेट और वहां पर किसी ऑप्शन में इन्वायरमेंट लिखा गया हो तो वहां पर वही उसका क्या होता है, राइट आंसर रहता है। क्योंकि जो पियाजेट थे उन्होंने कहा कि बच्चे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है वो ऑलवेज डिपेंड्स ऑन इन्वायरमेंट एंड इन्वायरमेंटल सिचुएशंस। इन्होंने कहा कि बच्चे का जो भी बौद्धिक विकास होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इन्वायरमेंटल और इन्वायरमेंटल सिचुएशंस के ऊपर डिपेंड करता है। यही से बच्चे का डेवलपमेंट क्या होगा, कंप्लीट होगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने 15 क्वेश्चंस को डिस्कस किया और आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।